स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर की एक आप कह सकते हैं बहुत ही ज़रूरी और काफ़ी कुशल प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। यह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का ट्रांसपोर्ट। हम सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ये तो खैर सभी जानते हैं। पर ये CO2 जो हमारे टिश्यूज़ में लगातार बन रही है, वो असल में फेफड़ों तक पहुंचती कैसे है ताकि हम इसे बाहर फेंक सकें। और ये समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक शरीर के एसिड बेस बैलेंस है, जो हमारे मरीजों के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक गैस का यहाँ से वहाँ जाना नहीं है। ये एक मल्टी स्टेप बहुत ही मजे में ऑर्गेनाइज्ड प्रक्रिया है। हमारे पास जो जानकारी है, जिसमें एक डायग्राम भी है, वो इसे समझने में हमारी काफी मदद करेगा। आप सोचिए, CO2 का मॉलिक्यूल टिश्यू सेल में बना और अब उसे लंग्स तक का सफर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। डायग्राम को देखें। वो सबसे पहले सेल में बनी CO2 सेल वॉल पार करके बाहर आती है और फिर ब्लड फ्लो में जो प्लाज्मा है उसमें घुस जाती है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है ना? हाँ, बिल्कुल। प्लाज्मा में आने के बाद CO2 के पास लंग्स तक जाने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि बॉडी इन तीनों रास्तों को अलग-अलग प्रोपोर्शन में यूज करती है। एक तरह का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ लीजिए। अच्छा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन है इस खेल में? मतलब सबसे ज्यादा CO2 कैसे जाती है? सोर्स कह रहा है कि लगभग 70% CO2 एक खास फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और इसके लिए उसे रेड ब्लड सेल्स मतलब RBCs के अंदर जाना पड़ता है। ये फॉर्म है बाइकार्बोनेट आयंस HCO3-। बिल्कुल सही, 70%। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो होता यह है कि CO2 जैसे ही RBC के अंदर पहुंचती है, वहां उसकी मुलाकात होती है पानी से, H2O से। अब नॉर्मली CO2 और पानी का रिएक्शन थोड़ा धीमा होता है, लेकिन RBC के अंदर एक सुपरस्टार एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम इस रिएक्शन को, आप मानेंगी नहीं, हजारों गुना तेज कर देता है। हजारों गुना? बाप रे! मतलब ये तो एकदम कैटलिस्ट वाला काम हो गया, बिजली की रफ्तार से। तो इस तेज रिएक्शन से बनता क्या है फिर? CO2 और पानी मिलके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। पर ये H2CO3 ज्यादा स्टेबल नहीं होता, बहुत अनस्टेबल है। ये फौरन टूट जाता है 2 चीजों में, एक हाइड्रोजन आयन H+ और एक बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। और यही वो HCO3- आयन है जिसमें वो 70% वाली CO2 एक तरह से पैक होकर ट्रांसपोर्ट होती है। ओके, तो अब ये बाइकार्बोनेट आयन RBC के अंदर बन गया, लेकिन डायग्राम में ये भी दिख रहा है कि ये HCO3- वापस RBC से निकलकर प्लाज्मा में जा रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, यहीं पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेनन भी बोलते हैं। देखिए, HCO3- पर नेगेटिव चार्ज है। अब जब ये ढेरों HCO3 आयंस RBC से बाहर प्लाज्मा में जाएंगे तो RBC के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ना। सेल के अंदर और बाहर का इलेक्ट्रिकल बैलेंस वो बना रहना बहुत जरूरी है। तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में मौजूद एक और नेगेटिव आयन, क्लोराइड यानी Cl-, वो RBC के अंदर आ जाता है। तो एक नेगेटिव बाहर गया, दूसरा नेगेटिव अंदर आया, बैलेंस बना रहा। अच्छा, इसलिए इसे क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। स्मार्ट तरीका है बैलेंस बनाने का। लेकिन वो जो हाइड्रोजन आयन बना था H+ HCO3- के साथ, उसका क्या हुआ? अगर वो RBC में ऐसे ही घूमता रहा तो वो तो खून को एसिडिक बना देगा। ये तो गड़बड़ हो सकती है। बहुत ही जरूरी सवाल है ये। और यहीं पर हीमोग्लोबिन अपना दूसरा बड़ा रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अलावा। ये जो एक्स्ट्रा H+ आयंस बनती है ना, इनको हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, उनसे बाइंड कर जाता है, HHB बना लेता है। हीमोग्लोबिन यहाँ एक बफर का काम करता है, मतलब ये H+ आयंस को सोख लेता है ताकि ब्लड का pH स्टेबल रहे, ज्यादा एसिडिक ना हो। सोचिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तो पहुंचा ही रहा है, वापसी में एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प कर रहा है। वाह, ये तो वाकई कमाल है कि एक ही मॉलिक्यूल इतने सारे काम कर रहा है। तो ये तो हो गया 70% CO2 का सफर बाइकार्बोनेट के रूप में। अब बाकी जो 30% बचा, उसका क्या? सोर्स बताता है कि दूसरा तरीका है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। इससे लगभग 21 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें CO2 सीधे हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। CO2 + HB से HbCO2 बनता है। ये ऑक्सीजन के जुड़ने से अलग कैसे है? यहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में आयरन से,
जबकि CO2 जुड़ती है हीमोग्लोबिन के प्रोटीन वाले हिस्से यानी ग्लोबिन चेन के एन टर्मिनल अमीनो एसिड से। तो टेक्निकली ऑक्सीजन और CO2 हीमोग्लोबिन पर एक ही सीट के लिए नहीं लड़ रहे, अलग अलग जगह हैं। अच्छा, मतलब बाइंडिंग साइट्स अलग-अलग हैं। और क्या इस जुड़ाव पर ऑक्सीजन के होने या न होने का कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है, जैसे कि एक्टिव टिश्यूज में होता है जहां CO2 बन रही है, तो वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट में होता है। इस डीऑक्सी स्टेट में हीमोग्लोबिन की CO2 को बांधने की एफिनिटी या क्षमता बढ़ जाती है। मतलब ऑक्सीजन छोड़ने पर हीमोग्लोबिन CO2 को ज्यादा आसानी से पकड़ लेता है। तो करीब 21-25% CO2 इसी तरह हीमोग्लोबिन से चिपककर सफर करती है। समझ गया। तो अब तक हमने 70% बाइकार्बोनेट देख लिया और करीब 21-25% ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ये तो हो गया लगभग 90-95%। जो बाकी बची थोड़ी सी CO2 है, लगभग 5 से 7%। उसका क्या होता है? सोर्स इसे घुली हुई CO2 या डिसॉल्व CO2 कह रहा है। हाँ, ये सबसे सीधा तरीका है। हालांकि क्वांटिटी सबसे कम है। जैसे सोडा वाटर में CO2 पानी में घुली होती है ना, बस वैसे थोड़ी सी CO2 सीधे ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। लगभग 5% या कुछ सोर्स 7% भी कहते हैं CO2 इसी रूप में ट्रांसपोर्ट होती है। क्वांटिटी भले कम हो, पर यह जरूरी है, क्योंकि यही घुली हुई CO2 गैस का पार्शियल प्रेशर तय करती है। पार्शियल प्रेशर मतलब ब्लड के लिक्विड पार्ट में गैस फ्री होकर कितना प्रेशर डाल रही है, और यही प्रेशर गैस के डिफ्यूजन की डायरेक्शन तय करता है। ओके, तो ये हो गए तीनों रास्ते। बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा, फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और सबसे कम प्लाज्मा में घुली हुई CO2। अब ये सारा CO2 का काफिला अलग अलग शक्लों में टिश्यूज से चलकर लंग्स तक पहुंच गया। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ तो इसे अनलोड होना है, बाहर निकलना है। सोर्स में हाल्डन इफेक्ट का जिक्र है। ये क्या चीज है? बिल्कुल। फेफड़ों में पहुंचते ही कहानी एकदम उलट जाती है। लंग्स की एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन तेजी से प्लाज्मा और फिर आरबीसी में आती है और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब आता है हाल्डन इफेक्ट। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो इसके दो बड़े असर होते हैं। अच्छा, क्या असर होते हैं? पहला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। मतलब उसकी हाइड्रोजन आयंस H+ को पकड़कर रखने की इच्छा कम हो जाती है। तो वो H+ आयंस जो टिश्यूज में हीमोग्लोबिन से जुड़े थे, HB बनके वो अब रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं आरबीसी के अंदर। और दूसरा असर? दूसरा ये कि ऑक्सीजन के जुड़ने से हीमोग्लोबिन की CO2 के लिए एफिनिटी भी कम हो जाती है। यानी वो CO2 जो हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO2 बनी थी, वो अब हीमोग्लोबिन से आसानी से डिटैच होने लगती है, अलग होने लगती है। तो लंग्स में ऑक्सीजन के आते ही H+ आयन भी फ्री हो गए और हीमोग्लोबिन से CO2 भी छूटने लगी। अब इन फ्री हुए H+ का क्या होता है? और वो बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में घूम रहा था, हाँ, तो अब वो बाइकार्बोनेट आयन HCO3- जो प्लाज्मा में थे, वो तेजी से वापस आरबीसी के अंदर आते हैं और क्लोराइड आयन वापस प्लाज्मा में चले जाते हैं। इसे कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। आरबीसी के अंदर ये HCO3- आयन उन फ्री हुए H+ आयनों से मिलते हैं और वापस क्या बना लेंगे? कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और फिर वही सुपरस्टार एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस पिक्चर में आएगा। बिल्कुल। कार्बोनिक एनहाइड्रेस अब इस कार्बोनिक एसिड को वापस तेजी से CO2 और पानी यानी H2O में तोड़ देता है। तो अब देखिए आरबीसी के अंदर CO2 कहां से आ गई। एक तो बाइकार्बोनेट से टूटकर बनी, दूसरी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से छूटकर आई और थोड़ी जो प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर आई। और ये सारी इकट्ठी हुई CO2 अब आरबीसी और प्लाज्मा से निकलकर कहाँ जाएगी? सीधी सी बात है, एल्वियोलाई में। फेफड़ों की वायु कोष्ठिकाओं में CO2 का पार्शियल प्रेशर ब्लड के मुकाबले काफी कम होता है। बस यही प्रेशर का डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स है। सारी रिलीज हुई CO2 इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण डिफ्यूजन के जरिए आसानी से आरबीसी और प्लाज्मा से निकलकर एल्वियोलाई में चली जाती है। और फिर अगले ही पल जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ये CO2 बॉडी से बाहर। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे लंग्स में ऑक्सीजन का आना ही CO2 के बाहर निकलने की पूरी प्रोसेस को ड्राइव करता है। यही है हाल्डन इफेक्ट। ये वाकई एक शानदार कोऑर्डिनेशन है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो
बॉडी CO2 को टिश्यू से लंग्स तक लाने के लिए 3 मेन गाड़ियां इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ी है बाइकार्बोनेट आयन, लगभग 70%, जो आरबीसी के अंदर बनता है पर प्लाज्मा में सफर करता है क्लोराइड शिफ्ट की मदद से। दूसरा है कार्बेमेनो हीमोग्लोबिन, करीब 21-25%, जहां CO2 सीधे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। और तीसरा, सबसे छोटा हिस्सा, प्लाज्मा में घुली हुई CO2, लगभग 5 से 7%। और लंग्स में पहुंचकर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सारी कहानी रिवर्स हो जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। एकदम सही कहा। और ये प्रोसेस सिर्फ CO2 जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर फेंकने का तरीका ही नहीं है, ये शरीर के बहुत ही नाजुक एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने की चाबी है। हीमोग्लोबिन का बफर की तरह काम करना, बाइकार्बोनेट का बनना और ट्रांसपोर्ट होना, ये सब ब्लड के पीएच को एक बहुत ही नैरो रेंज में स्टेबल रखते हैं। ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये संतुलन कितना डेलिकेट है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जरा सी भी गड़बड़ी, चाहे वो लंग्स की बीमारी हो, किडनी की प्रॉब्लम हो या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, पूरे शरीर के फंक्शन पर कितना गहरा असर डाल सकती है। सच में प्रकृति ने एक वेस्ट प्रोडक्ट को हैंडल करने और साथ ही बॉडी का इंटरनल बैलेंस बनाए रखने के लिए कितनी सुरुचिपूर्ण और मल्टी लेयर्ड व्यवस्था बनाई है।